और अंतिम वाला भी होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये संगठन की समीक्षा बैठक थी, लेकिन गांव में आप लोगों से मुलाकात हुआ और आपने यहाँ आकर के पार्टी की विचारधारा को भी सुनने का काम किया। जो डॉक्टर साहब ने कहा या जो भी बात आपको बताया, ये आज वोट देने का समय नहीं है। वोट तो आप 1952 से दे रहे हैं। जब मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से लोग वोट दे रहे हैं। दादाजी के पिताजी ने वोट दिया था, कहाँ मिला? कुछ नहीं। फिर पिताजी के पिताजी ने वोट दिया था, कहाँ मिला? कुछ नहीं। फिर पिताजी ने वोट दिया, कहाँ मिला? कुछ नहीं। अब पिताजी ने बेटे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, 18 साल उम्र हो गई, अब वो जाके वोट दे रहा है, उसके बाद भी कहाँ मिला? कुछ। लड़ाई साफ सुथरी और एक लाइन की है। गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुख्य मकसद है। इसी चीज को लेकर के हम लोग गाँव में, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई एक लाइन की है, मात्र एक लाइन की। अगर इस देश में हम लोग हैं, इस प्रदेश में अगर हम लोग हैं, तो हमारा भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए। हम वोट देते हैं, आप वोट देते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने उसी बात को कह करके बात को खत्म किया। गांव में वो सूचनाएं नहीं आ पाती हैं। गांव में सिर्फ ये माहौल बनता है कि केवल माहौल ठीक बा। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? भोजपुरी बोलते हैं तब तो ठीक है बात, तब तो हमका और अच्छा होगा। गांव में लोग क्या सोचते हैं? गांव में खाली ये पूछते हैं केकर माहौल बाहु, मोदी जी का हो कि योगी जी का हो कि अखिलेश का हो कि मुलायम जी का हो कि ओम प्रकाश राजभर का हो। साथियों, माहौल मत देखिए, आप ये देखिए वो नेता कौन है जो गांव की गलियों की बात उत्तर प्रदेश के सदन में बोलता है और मुख्यमंत्री को बताने का प्रयास करता है। ये देश में अगर हमारे है तो हम के हिस्सा मिले के हिस्से की लड़ाई है। और वो हिस्सा कौन सा है? भाई दादाजी ने वोट दिया कि हम वोट दे रहे हैं, हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगा। और उसके बाद हुआ क्या? आप वोट देते चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी मरती चली गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। लड़ाई इसी बात की आज आवश्यकता है। इन छोटे छोटे बच्चों को आप बताइए, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं, यहाँ इतने लोग हैं, बताइए आपके इर्द गिर्द में कहीं सरकारी विद्यालय है ना? हर गंगों में है ना? ईमानदारी से बताइएगा, क्या उस सरकारी विद्यालय में जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं, क्या उस मास्टर साहब का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है? बोलिए जोर से। क्या किसी सरकारी विद्यालय में क्या किसी विधायक का बेटा पढ़ता है? क्या किसी विद्यालय में उस जनपद के जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी का बेटा पढ़ता है? क्या उस विद्यालय में क्या किसी भी कर्मचारी या चपरासी का बेटा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। इसी बात की लड़ाई ओम प्रकाश साहब कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने देश का संविधान दिया है और संविधान के पहले पेज पर लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अगर गरीबों के वोट के दम पर नेता का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, तो इसी वोट के दम पर गरीब के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश साहब लड़ रहा है। वो पढ़ाई कौन सी है? आप वोट देते हैं सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, भाजपा को, और आप आपस में लड़ जाते हैं कि हम अपने पार्टी को जिताएंगे, हम अपने पार्टी को जिताएंगे। वो जीत करके सदन में जाता है और सदन में जाकर के आवाज लगाता है कि इस दुनिया में, इस प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा पढ़ाई जाती है, 2 तरह की। वो जाता है, विधायक कहता है कि अमीर का बेटा बाकायदे सूट बूट और टाई पहनेगा, पीठ पर बैग लाद करके कॉन्वेंट स्कूल में कल से कंप्यूटर पढ़ने जाएगा। और जब वही नेता खड़ा होकर के इस गरीब बच्चों की व्यवस्था बनाता है, तो कहता है कि गरीब का बेटा हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा लेकर के गांव के प्राइमरी स्कूल में जाएगा। ये दोनों व्यवस्था बंद होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहती है, अगर लोकतंत्र में संविधान है और संविधान कहता है समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार के तहत अब डीएम के बेटे को भी हाथ में कटोरा देकर के उसको भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा
लेकर के भीख मांगने की ट्रेनिंग नहीं देंगे। लड़ाई इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश में जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं, उस मास्टर साहब की तनख्वाह पता है कितनी है? 5 से 7 हजार रुपया महीना। सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले मास्टर की तनख्वाह 50 से 60 हजार रुपया महीना। और सरकार कहती है कि गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो ताकि वो पढ़ लिख ले। मैं पूछ रहा हूं कि जो मास्टर गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखा है, जब वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा ये सरकारी विद्यालय बंद कर दो या ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ेगा तब तक दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। ये व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं। इसको कौन बताएगा गांव में जाकर के? इसको मैं कितना घूमेंगे भैया? मैं कल फिरोजाबाद में था, आज यहाँ हूँ, कल खिचड़ी है, परसों खिचड़ी है, और हम लोग का कार्यक्रम गोरखपुर लगा हुआ है। गांव गांव में घूम करके यही बात बता रहे हैं। देश अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र अगर संविधान से चल रहा है तो संविधान कहता है कि बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर चल रहे हैं। आज हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 3 महिला रैली हम लोगों ने किया। आपने टीवी पर देखा होगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जगह जगह जहां भी आपने देखा होगा कि 50 हजार महिलाएं कड़ाके की ठंड में आकर के एक जगह इकट्ठा होकर के वो नारा लगाती है। वो कहती हैं कि आज हमारी गरीबी और दुर्दशा का सबसे बड़ा कोई कारण है तो उत्तर प्रदेश में जो दारू का प्रचलन चला है, सबसे बड़ा कारण दारू है। योजना बनाया गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मुहिम चलाया है कि जब तक उत्तर प्रदेश से दारू नहीं बंद करा देंगे तब तक चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं। बताओ, दारू बंद हो के चाहे कि ना हो के चाहे? कितना लोग चाहते हो कि दारू बंद हो जाए? इसे हाथ उठावा। कुछ लोग न उठावत हुए, जे पियत हुए न उठावत हुए। आज पियत हुए 50 गाड़ी अब तक हमके दे देले हुई, 50 गाड़ी देले हुई कि ला दारू बंद हो जाए। अरे भाई आप देखो, जब वोट का समय आता है, जब आप कहते हो कि हमारा रास्ता बनवा दो तो नेता नहीं सुनता है। जब आप कहते हो कि हमारा खर्चा बनवा दो, नेता नहीं सुनता है। जब आप कहते हो कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो तो नेता नहीं सुनता है। और जैसे ही आप कहते हो कि नेताजी एक शीशी मिल जाए तो काम बन जाए, नेता खट से सवेरे आपके दरवाजे तक पहुंचा देता है कि लो दारू पियो और पी करके हमको वोट देने का कार्य करो। अगर दारू पीने से आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, दारू पीने से आपका घर बन जाए, दारू पीने से पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी मिल जाए, दारू पीने से अगर थाने पर आपको न्याय मिल जाए, दारू पीने से तहसील पर आपको न्याय मिल जाए, दारू पीने से आपका हक हिस्साधिकार मिल जाए, तो सबसे पहले अरविंद राजभर को पिलाओ। मैं पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूँ, आज तक नौकरी नहीं मिल पाया, सबसे पहले मुझे पिलाओ, देखो कितना नशा उसमें है, दारू पिलाओ और मुझे आईएएस बनाओ। उसी दिन मान जाऊंगा कि दारू जहर नहीं, वो दवाई है जिसे पीने से लड़का तुरंत आईएएस और आईपीएस बन जाता है। बताओ, दारू पीने से कभी कोई आईएएस आईपीएस बनेगा? बल्कि आईएएस आईपीएस बन जाने के बाद लोग ले लेते हैं, बन जाने के बाद ले लेते हैं। और जब से इस मुहिम को छेड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जो लोग दारू बंद करने का समर्थन दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। और आज नहीं तो कल ये बंद होगा। आने वाले समय में नियम बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जेके दारू पिए के खूब चाप के पिए, ओके पाबंदी ना हो। जेके पिए के चाप के पिए ना रोकाई, लेकिन जौने दिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री होंगे, आदेश जारी कर दिया जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी दारू की दुकान मिल जाए या बनाते हुए मिल जाए, परिवार सहित उठा के जेल में ठूस दो। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी दारू की दुकान, न कोई पिएगा। बताओ, सही की गलत? दारू उत्पादन में 2400 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में खर्च होता है।
2400 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल दारू उत्पादन में लगाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करा करके 2400 करोड़ रुपया का प्रयोग लड़का लड़की के पढ़ाई में कर दिया जाए, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार में लगा दिया जाए और उत्तर प्रदेश से दारू बंद कर दिया। बताइए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? आज किसी के घर में लड़की जब पैदा हो जाती है तो लोगों का चेहरा उतर जाता है कि लड़की पैदा हो गई। लोग सोचते हैं कि लड़की पैदा हो गई है, अब कैसे एकर पढ़ाई हुई, कैसे एकर बियाह हुई, कैसे क्या करल जाए। खाए के तो मिलता ना हो तो लड़की के ब्याह में 10 लाख रुपया कहाँ से आई? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने 50-50% आरक्षण की बात किया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, ऐसी व्यवस्था बना जाए। अगर देश की संस्कृति सभ्यता के संचालन में और देश के संचालन में अगर महिला पुरुष दोनों का योगदान है तो 50% आरक्षण हर क्षेत्र में महिलाओं को भी दिया जाए। और बच्चियों को बचाने के लिए किसी के घर में बच्ची पैदा होगी, व्यवस्था बनाया जाएगा कि जिसके घर में बच्ची पैदा होगा उसका पहले इंश्योरेंस कराया जाएगा और इंश्योरेंस करा करके वो जितना पढ़ना चाहेगी उसको उतना पढ़ाया जाएगा और उसका शादी के लायक हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन करा करके 5 लाख रुपया उसको शादी अनुदान दे दिया जाएगा। अब 25,000 रुपया शादी अनुदान से शादी होने वाली नहीं। लड़ाई बहुत है, विचार बहुत है, यहाँ बताने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब इस विचारधारा को कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के बताएंगे तब जाकर के हिस्सा मिलने वाला है, अन्यथा मिलने वाला नहीं। कोरोना काल में बीता है ना, एक बार फिर हल्ला मचा कि कोरोना फिर आवत हो, हल्ला मचल रहे बीचवा में कि फिर कोरोना आवत हो। अब पुलिस वाले लेके डंडा पीटे चालू करी है। साथियों, कोरोना के समय में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के आपके बेटे नौजवान साथी गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, पंजाब, चेन्नई जाकर के काम करते थे, वहां से वापस नहीं आ पा रहे थे। लोग पैदल चल करके आए, रेलवे ट्रैक के माध्यम से पैदल चल करके आए, सड़क के किनारे पैदल चल करके आए। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का नौजवान बाहर जाता है कमाने के लिए? इसलिए जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर आपका बेटा जाके काम करे और काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दारू की दुकान पर पूरा जोर हमारी सरकार लगा रही है, उत्तर प्रदेश से शराब बंद करा करके एक ऐसी योजना बनाई जाए। मैं विभाग का मंत्री था, लघु उद्योग विभाग का मैं मंत्री था। मैंने प्रपोजल तैयार किया था कि उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। ये जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करती है, ये सरकार का प्रपोजल मैंने तैयार किया था। मैं उस विभाग का मंत्री था। मैंने प्रपोजल तैयार किया कि उत्तर प्रदेश के जनपदों को स्वावलंबी बनाने के लिए, जनपदों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जनपद में 1 प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, उसका निर्माण होगा और उसको पूरा ले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा, बाहर भिजवाएंगे और उससे बच्चों को रोजगार मिलेगा। वो अपने परिवार के साथ रहेंगे और पंजाब मार खाने नहीं जाएंगे, बंबई मार खाने नहीं जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे जोर दे रही है, इन्वेस्टर समिति की बैठक कर रही है, अन्य लोग निवेश कर रहे हैं। इसके पीछे बस यही कारण रहा कि मेरी सोच थी कि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, हाई स्कूल BA MA करिए, नेट क्वालिफाइड ग्रेजुएट करिए, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, उनके क्षेत्र में उनको काम मिलेगा, दिन भर जाकर के काम करेंगे और उसका महीने में 15,000 रुपया लेकर के घर पर आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, घर द्वार बनेगा, वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, तब विकास होगा। अन्यथा विकास होने वाला नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। बाहर बच्चा रह करके कमाई करता है और कमाई करके कुछ हिस्सा आपको भेजता है, तब उससे आपकी दाल रोटी चलती है। साथियों, जो पैसा उसको वहाँ रूम रेंट में, रूम के किराए में, खाने पीने पर लग जाता है दूसरे प्रदेशों में, जब वो पैसा बचेगा तब आपकी मड़ई से हट करके आपका पक्का मकान बनेगा। बहुत सारी बातें हैं, आखिर इसको कौन धरातल तक पहुंचाएगा? अब मैं तो कह रहा हूँ, हम आ रहे हैं, कितना टहला जाए, कितना घूमा जाए। हम आपके जनपद में 2 दिन समय दे सकते हैं, 2 दिन में 20 से 25 जगह हमारा कार्यक्रम लगाइए। मैं कह रहा हूँ, देखता हूँ कैसे संगठन नहीं बनता। आज ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से सब लोग